कमाल की बात कही है कि रेस में दौड़ रहे घोड़े को जीत का पता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके मालिक के मार का डर होता है। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप ये याद रखो कि ऊपर वाला आपको जिताना चाहता है। जब ऊपर वाला आपको मुसीबत में डालता है, आपको तकलीफ देता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा सोच रहा होता है, वो आपको जिताने की कोशिश कर रहा होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तानका। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता था, V = I × R, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर ली है। इस लेक्चर में मेनली हमारा फोकस रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर रहेगा। रेजिस्टेंस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने लास्ट में पढ़ाया था आपको कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस के बेस पे 3-4 मैंने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। तो अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे डेफिनेटली जाके देख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो जो उसमें कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है उसको अपोज करता है कि मैं करंट को नहीं बहने दूंगा। ठीक है, कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो हो रहा होता है कंडक्टर में उसको अपोज करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट का मतलब है कंडक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको अपन अपोज करते हैं मतलब उसको रोकते हैं। अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे बहना चाह रहा है तो हम इस डायरेक्शन से उसको अपोज करते हैं, रोकते हैं, है ना। फिर देखो, रेजिस्टेंस का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये सारी डेफिनेशंस वगैरह बताई है, बट आपको रिवाइज कराने के लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता रही हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो, फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है V/I, और ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था कि V का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। ये हमारा ओम्स लॉ होता था। ठीक है, ओम्स लॉ याद है ना आपको? ओम्स लॉ किसके बीच में रिलेशन देता था? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हमें क्या देता था? रिलेशन देता था। और ये R क्या था? वहां पे एक कांस्टेंट था। R की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो यहाँ से अपन R की वैल्यू निकाल लेते। R की वैल्यू क्या आती थी? V/I। और जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि हर चीज की, हर एक क्वांटिटी की SI यूनिट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती थी, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती थी? एम्पियर होती थी। वैसे जो रेजिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट ओम होती है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको अपन ओमेगा सिंबल से डिनोट करते हैं। ये किसका साइन है? ओमेगा से। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। अब देखो, रेजिस्टेंस की SI यूनिट मैंने क्या बताई? ओम होती है, तो यहाँ पे ओम लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। और करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 ओम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 V/1 एम्पियर। फिर नेक्स्ट देखो, डिफाइन 1 ओम। और 1 ओम को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied across its end, then a current of 1 ampere flows through it। मैंने इसकी आप डेफिनेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हो। यहाँ से देख कर लिखो, देखो 1 ohm is the resistance of a conductor 1 ohm is the resistance of a conductor such that when the potential difference of 1 volt is applied across its end, then a current of 1 ampere flows through it। ये क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, और उसकी SI यूनिट 1 ओम को अपन डिफाइन कैसे करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियो में आपने ये चीजें नोट कर ली रही होंगी। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप अभी फटाफट से नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट देखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, कि कितनी बड़ी अपन तार ले रहे हैं, कितना बड़ा अपना कंडक्टर है। कंडक्टर तो आपको समझ में आ रहा है ना कि वो बस वाले कंडक्टर की बात नहीं हो रही है। कंडक्टर यहाँ पे अपन एक वायर को कह सकते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है
है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, कि अपन ने कितना बड़ा वायर लिया है। फिर सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जैसे कि मैं ये मान लूँ कि ये तार है, तो इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल है यहाँ पास का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट देखो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये जो वायर है ये किस मेटल की बनी हुई है ना, नेचर क्या है इसका, जैसे नाइक्रोम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, तो इसका नेचर क्या है, इस चीज पे भी ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। फिर नेक्स्ट देखो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब देखो जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही निकलता था ना, और ये जो लेंथ रहती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एक लंबी वायर है जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब कि एक लंबी वायर में रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करती है। तो जब हमारी लंबी वायर होगी तो जो उसमें करंट फ्लो होगा उसको ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, है ना, वो ज़्यादा आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, उसको अपोजिशन ज़्यादा मिलेगा। करंट तो जा रहा है एक लंबी वायर में, लेकिन उसको अपोज करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, उसको आगे नहीं बढ़ने देने वाले लोग। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि जब हम कई चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, अपने सपनों के लिए एक्शन ले रहे होते हैं, तो कई लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें अपोज करते हैं ना, डिमोटिवेटेड फील कराते हैं। वैसे ही एक जो लंबी वायर रहती है उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, हाई रहता है। लेंथ ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब है कि वो अपोज करेगा किसको, फ्लो ऑफ करंट को। फिर नेक्स्ट देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब यहाँ पे देखो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्या मैंने बोला, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये हमारा मार्कर इतना बड़ा यहाँ पे इसका सर्कल ऐसे ऐसे होता है, इतना बड़ा सा पूरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा मतलब कि इतने मोटा होता है हमारा, ठीक ना मार्कर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि उसमें जो करंट है वो आसानी से फ्लो होगा। और अगर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, मेरा मार्कर और एकदम बहुत पतला सा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा। फिर देखो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर क्या है, जैसे कि आप मान लो मैंने एक वायर लिया जो कि सेम लेंथ का है और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का। मैंने क्या बोला कि मैंने दो वायर लिए जो कि सेम लेंथ के हैं और सेम क्रॉस सेक्शन, उनका एरिया भी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी उनका सेम है, बट वो जो वायर है उनका नेचर चेंज है। नेचर चेंज है मतलब कि मैंने एक वायर नाइक्रोम का लिया है और एक वायर कॉपर का लिया, ठीक है। तो अब ये जब जो नाइक्रोम वायर रहेगा और जो कॉपर वायर रहेगा वो दोनों का क्या चेंज रहेगा, रेजिस्टेंस उनका चेंज रहेगा, वो दोनों का रेजिस्टेंस चेंज रहेगा, ठीक है। क्यों रेजिस्टेंस चेंज रहेगा, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं ना, तो उनका रेजिस्टेंस चेंज रहेगा। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा मैं बता रही हूँ कि जो नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है 60 टाइम्स हाई होता है किसके कंपैरिजन में, कॉपर वायर के कंपैरिजन में। क्या मैंने बताया कि जो नाइक्रोम वायर है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो 60 टाइम हाई रहता है किसके कंपैरिजन में, कॉपर वायर में। जब नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, तो उसमें करंट अच्छे से फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। रेजिस्टेंस हाई का मतलब है कि ज़्यादा करंट अपोज होगा, करंट को अपोज करने वाला ज़्यादा इफेक्ट है ना। तो यहाँ पे अपन कॉपर वायर में अच्छे से करंट फ्लो होगा कि नाइक्रोम वायर में, कॉपर वायर में अच्छे से फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर
कंपेयर टू नाइक्रोम वायर। तो अगर आपको कोई ऐसे चॉइस दे कि आपको अपने घर में, पूरे घर में बिजली फिटिंग करानी है, लाइट फिटिंग करानी है, तो आप नाइक्रोम वायर लगवाओगे या फिर उसमें कौन सा कॉपर वायर लगवाओगे? तो आप किसको प्रेफर करोगे? कॉपर वायर को। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर में करंट जो है वो आसानी से फ्लो होगा एज कंपेयर टू नाइक्रोम वायर। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम वायर जो है उसका रेजिस्टेंस जो है कॉपर वायर की कंपैरिजन में 60 टाइम्स हाई है। समझ में आ गया? रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट देखो हमारा लिखा है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। देखो जो प्योर मेटल्स रहते हैं, जैसे अपन सिल्वर मान लेते हैं और कॉपर ही मान लेते हैं, जो प्योर मेटल्स रहते हैं उनका जो रेजिस्टेंस रहता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। मैंने क्या बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब कि वो करंट के फ्लो को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस, जो मेटल्स रहेंगे उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब कि वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेंगे। और जब टेम्परेचर कम होगा तो उनका रेजिस्टेंस भी कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो जो करंट रहेगा वो आसानी से फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि उसको अब ज़्यादा अपोजिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या, तो जल्दी से बताओ तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर हाई होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब क्या है कि करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा। हाई टेम्परेचर में करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा। अगर लेकिन टेम्परेचर कम रहेगा तो उसकी क्या, रेजिस्टेंस भी कम रहेगा, मतलब अपोजिशन कम रहेगा। जब टेम्परेचर कम रहेगा, अपोजिशन कम रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि करंट जो उसमें आसानी से फ्लो होगा। ये चार फैक्टर समझ में आ गए। मैं एक बार अभी आपको इसे लिख के भी बता देती हूँ, बट आपको ये चीज क्लियर हो गई है। सो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो फर्स्ट है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मैंने बताया था ना कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी एक वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या कह सकते हैं? देखो when the length of the wire is doubled its resistance also get double। जब हम लेंथ को डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी डबल हो जाएगा। और जब हम इसकी लेंथ को, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हाफ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। एंड इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ्ड देन इज रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गेट हाफ्ड। जब उसके अपन लेंथ को हाफ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। और जब अपन लेंथ को डबल करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फिर देखो अ लॉन्ग वायर हैज मोर रेजिस्टेंस एंड अ शॉर्ट वायर हैज लेस रेजिस्टेंस। मैंने क्या बताया था कि जो लंबी वायर होती है उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब कि उसमें करंट ज़्यादा आसानी से फ्लो नहीं होता, उसको अपोजिशन ज़्यादा मिलता है। और जो एक छोटी वायर होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है मतलब कि उसको अपोजिशन कम मिलता है और करंट शॉर्ट वायर में आसानी से फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि उसका अपोजिशन कम मिलता है। समझ में आ गया? आप चाहो तो ये पूरा नोट कर सकते हो, नोट कर लो, आपको आगे नहीं तो भूलने लग जाएंगी सारी चीजें। इससे बेस्ट है कि आप अभी ये सब चीजें नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट सेकंड देखो, इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और जब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाफ हो जाता है। और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो डबल हो जाता है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, when the area of a cross section is doubled then its resistance get halved। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होता है? डबल होता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ्ड देन इट्स रेजिस्टेंस बिकम डबल। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हमारा हाफ हो जाता है तब उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये चीजें तो हमें पहले से पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाएगा। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ होगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो शॉर्ट
थिक वायर हैज लो रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे मतलब क्या है, जो एक छोटी वायर है, जैसे अपन ने अभी जस्ट देखा ना कि जो एक छोटी वायर होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि देखो जो वायर है जो ज्यादा मोटी है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो एक छोटी वायर और एक मोटी वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एक शॉर्ट वायर और थिक मतलब क्या होता है, मोटा। एक छोटी वायर और एक मोटी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। और अब इसके पहले अपन ने अभी जस्ट पढ़ा ना कि जो एक लंबी वायर होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये बहुत पतला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं जो वायर बहुत ज्यादा पतली है उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, जो एक लंबी वायर होती है उसका भी रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो एक लंबी वायर और पतली वायर, एक ऐसी वायर जो बहुत ज्यादा लंबी है और पतली है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और ऐसी वायर जो एक छोटी वायर है और वो मोटी वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। शॉर्ट थिक वायर हैज लो रेजिस्टेंस एंड लॉन्ग थिन, लंबी और पतली वायर हैज हाई रेजिस्टेंस। लॉन्ग थिक वायर हैज हाई रेजिस्टेंस। समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। आप इसे चाहो फटाफट से नोट कर लो। नोट कर लिया आप लोगों ने। फिर थर्ड है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है। देखो इफ वी टेक टू सिमिलर वायर्स, मैंने सेम यही चीज बताई थी, हैविंग इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, हम दो वायर लेते हैं जिसका डायमीटर इक्वल है और उसकी लेंथ भी इक्वल है। सो हम किसके किसके ले रहे हैं, ऑफ कॉपर एंड नाइक्रोम, कॉपर और नाइक्रोम वायर लेना। वी फाइंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। हमें एक्सपेरिमेंट से ये क्या पता चला है कि जो नाइक्रोम वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि कोई वायर है वो किससे बनी हुई है ना, ये रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। क्या मैंने बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कोई वायर सेम लेंथ की ले रहे हैं और सेम डायमीटर की ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के बने हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। जैसे कॉपर और नाइक्रोम को अगर लेंगे तो नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स एज कम्पेयर टू कॉपर वायर हाई होगा, 60 टाइम्स हाई होगा। मतलब कि कॉपर वायर में रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, मतलब कि जो नाइक्रोम वायर है उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा। नाइक्रोम वायर में करंट आसानी से फ्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। और कॉपर वायर में करंट आसानी से फ्लो होगा एज कम्पेयर टू नाइक्रोम वायर। क्यों, क्योंकि जो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें जो करंट होता है वो आसानी से फ्लो होता है। ठीक है, फिर फोर्थ देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन राइजिंग टेम्परेचर। The resistance of all pure metal increases on rising the temperature and decreases on lowering the temperature। देखो अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो प्योर मेटल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। मतलब कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो एक वायर होती है वो अच्छे से करंट को कंडक्ट नहीं कर पाती है। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। रेजिस्टेंस हाई रहता है का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा अपोज करता है करंट को, है ना। और जब टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहेगा, जब टेम्परेचर कम रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, कम रहेगा। रेजिस्टेंस जब कम रहेगा तो उसमें जो करंट है वो आसानी से फ्लो होगा। वही चीज लिखी हुई है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आई होप ये क्लियर हो गया। आप लोग ये दोनों पॉइंट्स को नोट कर लो फटाफट से। इसके बाद हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम, रेजिस्टिविटी। जल्दी जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, मैं इरेज करूँ इसे, मैं अब रेजिस्टिविटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखो रेजिस्टिविटी का जो डेफिनेशन होता है वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना तो डेफिनेशन आप अपने से ही लिख लोगे। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले रेजिस्टिविटी का क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, फिर इसके बाद रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अभी आपको रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट तो
याद है ना, तो देखो रेजिस्टिविटी के लिए पूरा हमारा कॉन्सेप्ट जो रहता है वो किसका लगता है, रेजिस्टेंस का। अगर आपको रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और उसको कैसे डिराइव करते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला हमें पता चलता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा, और आप भी जब एग्जामिनेशन में अगर पूछता है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे हमें पता चलता है, तो आप भी ऐसे पॉइंट डाल के पूरा लिखना, ठीक है। 2 पॉइंट में देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी एक कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। उस रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। फिर दूसरी बात हमें पता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जो रेजिस्टेंस होता है किसका, कंडक्टर का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ कंडक्टर पे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब जब अपन ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, मिलाएंगे, इनको प्लस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। और ये अभी थोड़ा देर के लिए ये जो साइन बना है इसको भूल जाओ, यहाँ से R इज इक्वल टू L आ रहा है और यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 में A आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, L ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रो से। रो, ये जो साइन बना है ना ऐसा करके, ये जो साइन बना है इसे अपन क्या कहते हैं, रो। और रो का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो रो किसका साइन होता है, रेजिस्टिविटी का। रो किसका साइन है, फिर से बोलो, जल्दी से बताओ, रो किसका साइन है, रेजिस्टिविटी का, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को ही अपन क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, तब तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, बच्चे काफी बार यहाँ पे ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा रहता है और बच्चे क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस निकाल के आ जाते हैं, तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है ना। इसीलिए याद रखना कि अगर क्वेश्चन हमसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है मतलब कि हमसे रेजिस्टिविटी पूछना चाह रहा है। क्लियर है। यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू L अपॉन में A कैसे आए, ये तो हमें पता है, और यहाँ पे अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेजिस्टिविटी से। तो यहाँ का एक और फॉर्मूला अपन को यहाँ पे मिल गया किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसी फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को रेजिस्टेंस का यहाँ फॉर्मूला पता चल गया है। और इसी ये L अपॉन में A को अपन उस साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो अपन को रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता हो जाएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, रो इनटू में L अपॉन में A। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला मैं अच्छे से बताती हूँ एक बार। R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या करो, इस R को, जब इस A को अपन उस साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये ऊपर के साइड चला जाएगा, A हो जाएगा, और फिर A इस साइड चला गया, और लेंथ को जब अपन इस साइड लेके आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा ना, L यहाँ पे नीचे आएगा। ये कैसे इधर उधर लेके जाते हैं वो तो आपको पता है ना। तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का क्या हमारा फॉर्मूला आ रहा है, R इंटू में A अपॉन में L। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में लेंथ। यहाँ पे ये रो किसका साइन है, रो किसको बोलते हैं अपन, रेजिस्टिविटी। ये किसका साइन है, इसको अपन रो पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसको अपन ओम पढ़ते थे, है ना, और वैसे ही इसको अपन क्या पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं। तो ये सॉरी, रेजिस्टिविटी का सिंबल है ये, और इसको पढ़ते क्या है, रो, RHO, रो पढ़ते हैं। ये किसका सिंबल है, रेजिस्टिविटी का। यहाँ पे R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, और L का मतलब क्या है, लेंथ, A का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, रेजिस्टिविटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और रेजिस्टिविटी को अपन और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो अपन देखते हैं कि अब हर चीज की जैसे SI यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है, वैसे ही ओम्स लॉ वगैरह में अपन ने और SI यूनिट वगैरह देखी थी, है ना, सब कुछ होता था। तो ऐसे रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, आप यूनिट भी कह सकते हो, SI यूनिट भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का वही सिंबल बना लो, रो। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। हमने और प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा है, अभी भी जस्ट मैंने बताया था, उसकी डेफिनेशन भी बताई थी ना। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की जगह पे ओम रख लो। फिर
एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपन कहते हैं ना हमारा एरिया, हमारा जो घर है वो कितने मीटर स्क्वायर में बना है ना, कहते हैं ना। तो जो एरिया की एसआई यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे मीटर बस मत लिखना, मीटर किसकी एसआई यूनिट होती है? डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, लेकिन एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। सब लोग ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, लेकिन अपन यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? एरिया की। तो एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की, लेंथ मतलब कि डिस्टेंस है ना, लेंथ मतलब कि क्या होता है? डिस्टेंस। तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। अब यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक मीटर कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है? ओम बचा और यहाँ पे मीटर बचा। तो अपन क्या कह सकते हैं? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इसको अपन इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें अपन पूरा जब सॉल्व करते हैं रेजिस्टिविटी का आंसर आता है तो अपन उसके बाद ये सिंबल ओम मीटर का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया? रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट क्या होती है? वो ओम मीटर होती है। उसको अपन कैसे डिराइव करते हैं? इसी फॉर्मूले पे जस्ट रो का सिंबल बना लो। फिर रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की या फिर डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और ये मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अपना क्या बचेगा? ओम मीटर। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्लियर हो गया? इतना चीज समझ में आ गया? नोट करो जल्दी से। तो अब हम रेजिस्टिविटी की फाइनली डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। क्या मैंने बताया था? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बताओ। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू में एरिया अपॉन में लेंथ। यही होता था ना रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो अपन क्या कहेंगे? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर इन क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ गई डेफिनेशन? पूरी डिफाइन अपन किससे? फॉर्मूले से लिखेंगे इसके, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस is numerically equal to the resistance of rod of that substance which is 1 meter in length and 1 square meter in cross section area, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्लियर है? रेजिस्टिविटी की डिफाइन एक बार और बताऊं। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of length 1 centimeter and cross section area of 1 square meter is known as resistivity। क्लियर हो गई रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन? पूरा फॉर्मूले से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती और थिकनेस पे भी। थिकनेस मतलब कि कितना मोटा है कितना पतला है। थिकनेस को अपन कह सकते हैं और क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। थिकनेस का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। सो जो हमारा रेजिस्टेंस होता था वो लेंथ पे भी डिपेंड होता था और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड होता था। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टिविटी को। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करती और ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। थिकनेस का मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड होती है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? फटाफट से बताओ। पहला लेंथ पे डिपेंड होता है, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड होता है, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है और चौथा टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। लेकिन हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर
टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है। ये दोनों पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान से नोट कर लो। ये 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में एमसीक्यू के फॉर्म में जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आप मिस करते जाते हो और आपके एमसीक्यू का जो एक ज्यादा नंबर वेटेज रहता है वो आप गलत करते जाते हो, है ना। इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स को फटाफट से नोट कर लो। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, 4 चीजों पे डिपेंड होता है। किस पे? पहला लेंथ पे, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे और चौथा टेम्परेचर पे। लेकिन जो हमारी रेजिस्टिविटी रहती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हमारी रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नोट करो फटाफट से, नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। क्या मैंने बोला? अगर मैंने बोल दिया कि जो कॉपर है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? देखो, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो क्या मैं बता रही हूँ कि 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? देखो, इसका मतलब है कि अगर हम 1 मीटर की लंबी वायर ले लें और उसका क्रॉस सेक्शन कितना हो, कि क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 स्क्वायर मीटर हो। मैंने क्या बताया कि अगर हम 1 मीटर लंबी वायर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन हो 1 स्क्वायर मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टिविटी नहीं बोली, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.69 इंटू 10⁻⁻8। तो जब भी अगर अपन को किसी भी चीज की रेजिस्टिविटी इतनी दे दे तो क्या होता है कि उसका मतलब क्या निकलता है कि जब अपन 1 मीटर लंबी वायर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो 1 स्क्वायर मीटर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, जितना भी गिवन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर के बारे में कितना गिवन है, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है। By saying that the resistivity of copper is 1.69 into 10⁻⁻8 ohm meter, we mean that if we take a rod हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, वायर हो सकता है, if we take a rod of 1 meter and 1 square meter in area of cross section, then its resistance will be 1.63 into 10⁻⁸ ओम। क्लियर हो गया? ये क्या पॉइंट है कि अगर अपन को कोई भी चीज की रेजिस्टिविटी दे दे उसका मतलब क्या निकलता है। साइंस में, फिजिक्स में हमेशा ऐसे ही होता है, हम चीजों को पढ़ तो लेते हैं बट उसका एग्जैक्ट मतलब भी हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे समझ में आ गया। आपसे अगर कोई भी आके कहे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी है या फिर इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, तो आप उसको एग्जैक्टली समझ पाओगे कि रेजिस्टिविटी से वो हमें बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है ना। वो कहते हैं ना, कहना क्या चाहते हैं आप, तो यही कहना चाहते हैं ये। फिर देखो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव अ लो रेजिस्टिविटी। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास होती है, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो बार यहाँ पे लिख गया, ये काट लो। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव अ हाई रेजिस्टिविटी। जो पुअर कंडक्टर रहते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, उनका क्या रहता है? हाई रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने बताया कि जो सिल्वर मेटल है, कॉपर मेटल हो गया, इनमें क्या रहता है? करंट ना आसानी से फ्लो होता है। करंट सिल्वर में और कॉपर में आसानी से फ्लो होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो सिल्वर है और जो कॉपर है उसकी जो रेजिस्टिविटी वो क्या है? लो है। और जैसे हमारा रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है, वो फ्लो नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो रबर है, प्लास्टिक है, वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि रबर और प्लास्टिक की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा क्या है? हाई है। मैंने क्या बताया? गुड कंडक्टर जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी क्या रहती है? हाई रहती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव अ हाई रेजिस्टिविटी।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव अ लो रेजिस्टिविटी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा सिल्वर होता है, चांदी होता है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। चांदी में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा तेजी से फ्लो करती है। फिर उसके बाद कॉपर आता है और ऐसे काफी सारे नीचे आते जाते हैं, बट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी चांदी होती है वो क्या होती है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। देखो प्योर मेटल्स जो रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया सिल्वर, जो सिल्वर एक प्योर मेटल होता है, जब वो सिल्वर होता है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा क्या होती है, कम होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। और जो हमारे एलॉय होते हैं, एलॉय का क्या होता है, जब कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा एलिमेंट जब 2-3 एलिमेंट को मिला के बनाया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो जो एलॉय होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल की कंपैरिजन में। प्योर मेटल की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो सबसे ज्यादा कम रहती है, फिर उसके बाद एलॉय आते हैं। ठीक है, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। सो यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय आर मच मोर हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। जो रेजिस्टिविटी रहती है किसकी, एलॉयज की, वो प्योर मेटल से ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो मैग्नीज, जो कि एक एलॉय है, किससे मिलकर बना रहता है, विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, मैग्नीज एंड निकल। जो एक मैग्नीज, जो एक एलॉय है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है इज अबाउट 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर। जो मैग्नीज की रेजिस्टिविटी होती है, उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितने टाइम, 25 टाइम्स ज्यादा होती है, किसकी कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में। फिर एक नेक्स्ट है, देखो द रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट विच इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। जो कांस्टेंट है जो कि किससे बना रहता है, कॉपर और निकल से बना रहता है, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, इज अबाउट 30 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर मेटल। उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 30 टाइम्स ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि देखो मैग्नीज किससे मिलकर बन रहा था, कॉपर भी उसमें मिला हुआ था, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हाई हो गई, 25 टाइम्स हाई हो गई, किससे, कॉपर से। और यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट हमारा जो एलॉय है वो किससे मिलके बना है, कॉपर और निकल से मिलके बना है, लेकिन उसकी जो रेजिस्टिविटी कितने टाइम्स हाई हो गई, 30 टाइम्स उसकी रेजिस्टिविटी हाई हो गई। इसी तरह से हम कह सकते हैं जो एलॉय होते हैं वो जिस भी मेटल से मिलके बने होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी, जो एलॉय हमारा बना है उसकी रेजिस्टिविटी जो रहती है वो प्योर मेटल से क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, फिर देखो जो कंडक्टर्स रहते हैं हमारे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट जो है आसानी से फ्लो हो जाता है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम रहती है। फिर उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर भी पता है काफी मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, जैसे सेमी कंडक्टर होते हैं जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये हमारे सेमी कंडक्टर होते हैं। आपको नहीं पूछा जाएगा, इतना टेंशन मतलब मैं नेम बता रही हूँ। कंडक्टर्स में जैसे कि हमारा आ गया वो बस वाला कंडक्टर नहीं, ठीक ना, कंडक्टर में हमारा आ गया सिल्वर आ गया और कॉपर आ गया, निकल आ गया, है ना, ये हमारे कंडक्टर्स हो गए। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो सबसे कम रहती है और उसमें करंट जो होता है वो आसानी से फ्लो होता है। फिर जो सेमी कंडक्टर्स आते हैं, सेमी कंडक्टर की जो क्या रहती है, रेजिस्टिविटी रहती है वो कंडक्टर से ज्यादा रहती है। मैंने क्या बताया, जो सेमी कंडक्टर रहते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो कंडक्टर से ज्यादा होते हैं। सेमी कंडक्टर का आप एग्जांपल ले सकते हो, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंसुलेटर। जो हमारे इंसुलेटर रहते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो सबसे ज्यादा रहती है। इंसुलेटर की क्या रहती है, रेजिस्टिविटी ज्यादा रहती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा का मतलब है उसमें करंट नहीं फ्लो होगा या बहुत कम फ्लो होगा, वैसे तो फ्लो ही नहीं होता है। ठीक है, तो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी क्या रहती है, हाई रहती है और उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्या मैंने बताया, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम रहती है और उसमें बहुत ही ज्यादा आसानी से करंट फ्लो होता है। फिर उसके बाद क्या आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो कंडक्टर से हाई रहती है और इंसुलेटर से कम रहती है, और सेमी कंडक्टर में आराम से मतलब करंट फ्लो हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर जो रहता है उसकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो सबसे ज्यादा हाई रहती है, रेजिस्टिविटी हाई रहती है और उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। फिर देखो यहाँ पे कुछ मैंने कंडक्टर्स के मेटल के नाम लिखे हुए हैं, जैसे
जो सिल्वर रहता है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम रहती है। रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा कम मतलब कि उसमें सबसे आसानी से करंट फ्लो होगा। इसीलिए मैंने वहां पे बताया भी था ना, पहले लिखा था कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम रहती है, इसीलिए सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। फिर उसके बाद आता है कॉपर, फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन आता है, फिर उसके बाद निकल, फिर निकल के बाद आयरन आता है। ठीक है, टंगस्टन एक मेटल होता है जिसको अपन बल्ब का फिलामेंट बनता है ना, बल्ब की जो अंदर से उसमें तार रहती है वो टंगस्टन की बनी रहती है। ठीक है, वैसे आपको पूछेगा नहीं ये भी, बट मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। तो सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी रहती है, फिर उसके बाद किसकी, कॉपर की, कॉपर के बाद एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन की, फिर टंगस्टन के बाद निकल की, फिर उसके बाद आता है हमारा आयरन। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़ाऊं। फिर नेक्स्ट देखो, नाइक्रोम एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीज एंड आयरन having a resistivity of about 60 times more than that of copper। जो हमारा नाइक्रोम एक एलॉय है जो किससे मिलके बना रहता है, निकल से, क्रोमियम से, मैग्नीज से और आयरन से। तो जो नाइक्रोम है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो अप्रॉक्स 60 टाइम्स ज्यादा होती है किससे, कॉपर मेटल से। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखो, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस such as electric iron are made of an alloy rather than a pure metal because। देखो जैसे हमारा एक प्रेस रहता है, मैं कहाँ पास बना दूँ, जैसे ये एक हमारा प्रेस है, हाँ ये ऐसा प्रेस मान लेना। ठीक है, यहाँ पे फिर अपनी तार निकली रहती है, तो यहाँ पे इतना हीटिंग एलिमेंट ऐसे ऐसे लगा रहता है। ठीक है, और फिर ये तार से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये अपना हीटिंग एलिमेंट है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो जो ये हीटिंग एलिमेंट है जो कि किससे बना रहता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट किससे बना रहता है, एलॉय से बना रहता है। जब ये हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है तब ना हमारा प्रेस नीचे से गर्म होता है, ये गर्म होगा तो हमारा ये प्रेस की ये जो बाहर से हमारी लेयर दिखती है वो भी क्या होती है, गर्म होती है। तो जो ये हीटिंग अप्लायंसेस में जो अंदर से वो लगे रहते हैं, ये लगा रहता है, ये ना हीटिंग अप्लायंस जो लगा रहता है उस वो क्या होता है, किससे मिलके बना रहता है, एलॉय से मिलके बना रहता है। ठीक है, वो एक एलॉय होता है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन हो गया आर मेड ऑफ एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। वो एक एलॉय से बना रहता है, प्योर मेटल से नहीं बना रहता। अब हम देखेंगे कि ये एलॉय से क्यों बना रहता है, प्योर मेटल से हम इन्हें क्यों नहीं बनाते। तो देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। जो रेजिस्टिविटी, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी रहती है वो प्योर मेटल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई होती है। इसीलिए ये जो हीटिंग अप्लायंसेस के हीटिंग अप्लायंस रहते हैं, हीटिंग एलिमेंट रहते हैं, उन्हें अपन किससे बनाते हैं, एलॉय से बनाते हैं और प्योर मेटल से नहीं बनाते। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है, उन्हें एलॉय से इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एलॉयज होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो हाई रहती है, किसकी कंपैरिजन में, प्योर मेटल की कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट देखो, एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब कि बर्न इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर व्हेन इट इज रेड हॉट। जो एलॉय होते हैं वो आसानी से जल नहीं जाते हैं। ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से जल जाते हैं। इसीलिए जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस के जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बनता है, एलॉय से, ताकि वो आसानी से जले ना, है ना। क्योंकि अगर वो हम उसे प्योर मेटल का बना देंगे तो आसानी से जल जाएगा, हमारा प्रेस है या फिर और कुछ गीजर वगैरह हो गया वो हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए ये खराब ना हो, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी खराब ना हो, इसीलिए हम वो क्या किससे बने रहते हैं, एलॉय से बने रहते हैं। क्या मैंने 2 पॉइंट्स बताए कि जो हीटिंग अप्लायंसेस रहते हैं उसमें जो हीटिंग एलिमेंट रहता है, हीटिंग पार्ट रहता है, वो एलॉय से क्यों बना रहता है, क्योंकि पहला पॉइंट है जो एलॉय होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी रहती है वो प्योर मेटल की कंपैरिजन में हाई होती है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो एलॉय है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती है, मतलब आसानी से जलते नहीं है, बर्न नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट, मैं आगे पढ़ाऊं, क्लियर है सबको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, मैं आपके कंफ्यूजन को जरूर क्लियर करूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohm. कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। यहाँ पे हर चीज अपन को दी हुई है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टिविटी का सबसे पहले अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है,
आर इंटू में ए अपॉन में एल। ये क्या होती है, ये एल क्या बन रहा है मेरे से भी, ये एल है यहाँ पे। ये रो किसका साइन है, रेजिस्टिविटी का। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है लेंथ। अब यहाँ पे अपन को क्या क्या गिवन है, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻²। फिर अपन को एरिया कितना गिवन है, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6। और फिर अपन में लेंथ कितनी गिवन है 2 मीटर, तो लेंथ कितनी गिवन है 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये देखो 10⁻⁻² है और 10⁻⁻6 है, तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों में, क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -8। ये तो आता है ना कि जब कोई भी एक बेस पे कोई भी नंबर रहता है, जब वो सेम रहते हैं तो उनकी पावर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। आता है ना, कोई भी एक बेस है उसमें कोई भी पावर है और ये बेस कोई भी दो बेस सेम है तो उसमें जो पावर रहती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 + 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, है ना। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 और 2 को अपन प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन सा है, -6 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। और ये 2 से 2 पहले ही कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना आ गया 1.7। सो अपन क्या बोल सकते हैं, अपनी रेजिस्टिविटी कितनी आ गई है 1.7 इंटू 10⁻⁸। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ये लिखना मत भूलना वरना हाफ मार्क्स एग्जाम में पक्का कटेगा। पूरा सॉल्व करके आओगे तब भी हाफ मार्क्स आपका गोल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स अपन को अवॉइड करनी है। एसआई यूनिट कभी भी आंसर लिखो तो उसको पूरा एसआई यूनिट में जरूर नोट करो, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, a 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल। पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था वायर का 6 ohm, अब अपन ने उसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, डबल अप बाय फोल्डिंग। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। a 6 ohm रेजिस्टेंस, एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस कितना था 6 ohm था। देखो जैसे एक ये वायर, ये धागे को आप वायर समझ सकते हो, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 6 ohm है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। ये जो वायर है इसको अपन ने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है, ऐसे डबल कर दिया है। ये वायर को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है फोल्ड करके। सो अब यहाँ पे देखो पहले अपन को क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ये देख लो, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = रेजिस्टिविटी इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में रखो रेजिस्टेंस कितना गिवन है अपन को 6 ohm, 6 गिवन है। फिर यहाँ पे अपन को रेजिस्टिविटी तो इसकी पता नहीं है, लेंथ पता है, लेंथ भी अपन को कुछ भी नहीं गिवन है तो इसको ऐसे ही रख लो। फिर एरिया अपन को गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं गिवन है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है मेन चीजें समझने वाली, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ये वायर है इसको अपन ने डबल कर दिया है ऐसे करके फोल्डिंग करके। तो अब देखो जब ये वायर को आप ऐसे डबल करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये वायर छोटी हो गई, और कितनी छोटी हुई, पहले इतनी थी अब इससे जस्ट हाफ हो गई, ये वायर क्या हो गई, हाफ हो गई। तो ये जो वायर की लेंथ है L है, ये L है, तो अब ये क्या हो गया है, L इसका हाफ हो गया है, लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई है। और अब देखो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, पहले ये जो वायर थी इसका सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन एरिया था, सिर्फ इतना, ये ऐसे मैं घुमा देती हूँ, इसका सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन एरिया था। लेकिन जैसे इस वायर को अपन डबल करेंगे ऐसे करके तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो इसका डबल हो जाएगा, है ना। ये वायर ऐसे डबल हुई तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो अपन यही चीज अब नेक्स्ट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और फिर लिखोगे व्हेन द वायर इज फोल्ड, व्हेन द wire is fold, then its cross section area become
डबल एंड इट्स लेंथ इज हाफ। समझ में आ गया? जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो डबल हो जाएगा और जो उसकी लेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन को लगाओ, इसमें आर है, ठीक है, उसका कोई भी रेजिस्टेंस होगा, उसकी कोई रेजिस्टिविटी होगी और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब लेंथ हो जाएगी हाफ। तो एल को अपन क्या लिखेंगे, एल अपॉन में 2। अपॉन में 2 क्यों आया, क्योंकि लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, लेंथ जस्ट आधी हो रही है। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा कितना हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 2a। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा डबल हो गया तो क्या हो गया 2a। फिर देखो इसको अपन सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से अपन फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन r अपॉन में यहाँ का 6 आ जाएगा, फिर इक्वल लगाओ, पहले वाला इक्वेशन अपना क्या था, रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में 2a इनटू में 2, फिर बड़ा वाला अपॉन में ये इक्वल यहाँ पे आप लगा लो, ऐसे ऐसे लिख लो, 1 मिनट आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे r अपॉन में 6 इक्वल करो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जस्ट आ जाएगा रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड वाले को मैंने ऊपर रखा है, ये सेकंड वाले को मैंने ऊपर रखा है और फर्स्ट वाले को नीचे रखा है, क्योंकि अपन को क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। आर अपन ऊपर रखेंगे तो अपन को सॉल्व करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। फिर इसके बाद सॉल्व करने को देखो आप, मैं थोड़ा सा अपने ब्लैक बोर्ड में जगह बना लूँ, या आपने नोट कर लिया था ना, मैंने इरेज कर दिया है, आप पीछे जाके वीडियो पे इसे नोट कर सकते हो। और ये लाइन एग्जाम में जरूर लिख के आना, ठीक है, तभी तो चेकर को पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। देखो तो यहाँ पे r अपॉन में 6 है, r अपॉन में 6 इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में क्या है 2a इनटू में 2। अब आपको पता है कि जब ये चीज ऊपर को अपन लेके जाएंगे तो जस्ट क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है ना। जब इसको अपन पूरा ये जो पूरा है इसको जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो यही चीज जस्ट अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a अपॉन में रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ। अब आप देखोगे यहाँ रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी कैंसिल हो गया, जो कि अपन को गिवन भी नहीं था। फिर लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया, ठीक। सॉरी यहाँ से 2 मैंने कैसे कैंसिल कर दिया, ये तो 2 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया और ये 2 जब क्या हो जाएगा 4, तो अपना क्या आ रहा है r अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। और फिर जब ये r ये 6 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 4। फिर इसको अपन 2 से काटेंगे, 2 की टेबल से कट करो, 3 जा 2 जाइए, क्या आ जाएगा 3 अपॉन में 2। 3 अपॉन में 2 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो अपना नया रेजिस्टेंस कितना आया, अपना रेजिस्टेंस क्या रेजिस्टेंस पूछा था ना, रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5। और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आपको एक वायर दी थी जिसका अपन को रेजिस्टेंस पता था 6 ओम, और फिर पहले अपन ने वो कंडीशन लगा ली कि 6 ओम रेजिस्टेंस दिया है, उसको रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रख दिया। फिर अपन से कह रहा था कि ये जो वायर है उसको क्या कर रहे हैं अपन फोल्ड कर रहे हैं, तो जब वायर फोल्ड करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाती थी, हाफ हो जाती थी और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता था। यही कंडीशन को पूरा अप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आएगा अपना जो न्यू रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना आ जाएगा 1.5 ओम। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने A copper wire has a diameter of 0.5 मिलीमीटर। यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, कितना 0.5 मिलीमीटर। फिर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम मीटर। और रेजिस्टिविटी अपन को कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अब अपन से पूछा क्या है, What will be the length of this wire if the resistance is 10 ohm? इस वायर की लेंथ कितनी होगी अगर उसका जो डायमीटर है वो कितना 0.5 मिलीमीटर है, रेजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ध्यान दो कि अपन को यहाँ पे पता क्या लगाना है, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। अपन को पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू में A अपॉन में L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे एरिया, देखो रेजिस्टिविटी तो पता है, लेंथ अपन को कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस अपन को ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ पे एरिया कैसे पता लगाया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो अब मैं बताती हूँ, जैसे कोई वायर होगा तो ये वायर है, तो ये मान लो इतना मोटा वायर है, तो इसका अपन को डायमीटर गिवन है, तो इसका अपन को एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज, कोई भी सर्कल पार्ट का जब अपन को एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन डायमीटर क्या गिवन है अपन को, 0.5 मिलीमीटर, तो डायमीटर गिवन है, तो इसको रेडियस डायमीटर का जस्ट हाफ हो जाएगा, तो 0.5 को अपन हाफ करेंगे तो अपना रेडियस कितना आ जाएगा, 0.25 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो R इज इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3। ये जो 3 जीरो थे अपन इसको ऊपर ले गए। ठीक है, तो अपना रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी रेडियस, यहाँ पे आप स्मॉल आर से कर लो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, स्मॉल आर में कर देती हूँ आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आर स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो रेडियस अपना आ गया। अब मैंने एरिया का क्या फॉर्मूला बताया, ये एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो अपन को पता है कितनी होती है, 22 अपॉन में 7, और आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू अपन को ये मिल गई है, तो मल्टीप्लाई 0.25 इंटू में 10 टू द पावर -3 जब अपन करेंगे तो इसको आप पूरा सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ इसका कितना आ रहा है। इसका मैंने कैलकुलेट करके रखा, कितना आ रहा है, 0.19 मल्टीप्लाई और आएगा 64 इंटू में 10 टू द पावर -6, और ये एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो अपना एरिया इतना आ गया। क्लियर है ये एरिया, इसको आप कैलकुलेट करना, मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज किया, बट आपने खुद कैलकुलेशन करना तो आपका इतना एग्जैक्ट आएगा, इतना ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है। 0.19 भी आ गया और इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, तो ये भी चलेगा। ठीक है, फिर इसके आगे अपन देखते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ब्लैक बोर्ड में, मेरे यहाँ जब तक आरती हो जाए। थोड़ा सा घंटी सुनाई दे रही है, हाँ मैडम भजन करवा दो थोड़ा सा तो ठीक रहे ना। देखो अब अपन को एक वैल्यू पता चल गई है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू में A अपॉन में L होता था। ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, R इंटू में A अपॉन में L। R क्या है, R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या है, हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को 10 गिवन है। ठीक है, 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया है, 0.1964। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेज कर रही हूँ, 64 इंटू 10 टू दी पावर कितना है, 10 टू दी पावर -6 यहाँ पे ऐसा। ठीक है, फिर अपॉन में अपनी लेंथ कितनी गिवन है, अपन को लेंथ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो लेंथ को अपन इस साइड ले जाएंगे और रेजिस्टिविटी को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे L लेंथ आ जाएगी और रेजिस्टिविटी अपन को कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -8 गिवन है अपन को। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से इसको कट करना पूरा स्टार्ट करो, यहाँ पे ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 टू दी पावर -2 बचेगा, है ना। और फिर इसको आपको मैं इरेज कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे आपको और आगे बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लेंथ अपनी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई में क्या है 0.1964 इंटू में ये बाकी सारे तो कैंसिल ही हो गया। फिर इसके बाद देखो अपॉन में क्या बचा है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब देखो यहाँ पे 10 है और इसके अपन सब पॉइंट्स वगैरह हटा रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 1964 हो जाएगा, और यहाँ से अपन ने डेसिमल रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट थी तो यहाँ पे 4 जीरो आ जाएंगे। फिर देखो 1.6 और इसका डेसिमल अपन हटाएंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट थी। फिर यहाँ पे क्या था, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12 का मतलब क्या होता है 100, तो यहाँ पे -12 तो अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कैलकुलेशन बस। यहाँ से 2 जीरो कट हुए, यहाँ से 2 जीरो, एक जीरो यहाँ से ये कट हुआ, एक जीरो यहाँ से ये कट हुआ, अपना कितना बच रहा है 1964 अपॉन में 16। जब इसको आप डिवाइड करोगे पूरा तो आपका आंसर आएगा 122.7। सो अपनी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ यहाँ पे आप लिखो, लेंथ आ गई हमारी 122.7 और लेंथ किस में अपन लिखते हैं, मीटर में, तो ये अपनी लेंथ आ गई। समझ में आ गई, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, बट कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगा, अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट अपन को गिवन है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर अपन डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/a के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था, a = पाई आर स्क्वायर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर का आधा कितना होता है, रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, डायमीटर को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। इस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7, तो उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा डायमीटर है वो डबल हो गया, मतलब कि r = 1/2 का अपन होल स्क्वायर ले लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा डायमीटर है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है। 1/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर में अपन को गिवन है, तो वो क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर कितना अपन रखेंगे, 1/2 का पावर 2। तो यहाँ पे अपना जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। सो अपन कह सकते हैं कि जो अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या मैंने बोला, जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, जब हमारा डायमीटर जो डबल होगा तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1/4 टाइम्स मतलब कि घट जाएगा रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात ये। सो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ाई करने में अच्छा लगा होगा। मैंने हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को आसान तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। सो ऐसे ही अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, मस्ती के साथ हर एक टॉपिक को मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल सुप्रिया तामकर एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।